मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हमने विडीज कैप्सूल का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था। ढेर सारी रिएक्शंस डिस्कस किया था, उनकी टेक्निक डिस्कस किया था, राइट, कि कैसे प्रोडक्ट को बिना रिएक्शन को लर्न किए हुए कैसे प्रोडक्ट पहचान लोगे, राइट, कि अपने को मतलब रिएक्शन याद नहीं है फिर भी सब कुछ आ जाएगा, राइट। उसके जो टेक्निक है वो सब सिखाया था मैंने, नाइट्रेट के लिए, कार्बोनेट के लिए, सल्फेट के लिए, फॉस्फेट के लिए, नाइट्रोजन गैस किसमें इवॉल्व होगी, तमाम लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था। ठीक है, इस लेक्चर में अब हम क्या करेंगे बच्चों कि रिएक्शंस का तो पार्ट हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी चैप्टर से आने का, आपको लग रहा है कि सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये पॉइंट इस साल पूछे जाने के चांसेस हैं, राइट, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, या फिर अगर कोई पॉइंट मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो उस पॉइंट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब वीडी कैप्सूल का थर्ड पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज हम वीडी कैप्सूल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस ईयर जब आप पेपर दोगे तो क्या क्या आने के चांसेस हैं, किस फॉर्म में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख लीजिए। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव। ठीक है, कह रहा है कॉपर सल्फेट को CuSO4 को अगर KCN के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या बनेगा इन चारों में से। ठीक है ना, और एक खास बात है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व सिंपल टेक्निक से ही करना है बच्चों। ठीक है ना, मतलब जैसा बुक वगैरह में दिया रहता है रिएक्शन को हम वैसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसा मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल टेक्निक, मतलब यहाँ पर लोड भी ज्यादा ना आए, टेंशन भी ज्यादा ना हो, क्वेश्चन सॉल्व भी होने लगे, आपको सब सिखाऊंगा, अभी देखते चलिएगा आप। ठीक है ना, जैसा ये पूछा है कि CuSO4 का अगर KCN के साथ रिएक्शन कह रहा है बच्चों, कॉपर सल्फेट का KCN के साथ रिएक्शन बोल रहा है, KCN कैसा दे रखा है, एक्सेस में लेने पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन है, हमें रिएक्शन नहीं आती, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन एक बात मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ाया था तो सिखाया था बच्चों कि कॉपर किस फॉर्म में मोर स्टेबल होता है, +2 में या +1 में। +1 में, क्यों +1 में मोर स्टेबल होता है कॉपर बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए कॉपर +1 में क्यों मोर स्टेबल होगा, बिकॉज 3D10 4s0 होगा उसका कन्फिगरेशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे 4s1 होता है कॉपर में, ठीक है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 4s0 हो गया बच्चों, तो क्या हुआ 3D10, मतलब 10 पूरा पूरा फुल फील्ड है ये D, देखिए 3D10 है, मतलब D ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, और s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो फुल फील्ड होने की वजह से ये कैसा होता है बच्चों, मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, ये पार्ट दिखना चाहिए, थोड़ा ऊपर उठा दिया करो, अगर ऊपर एक्सप्लेन करो तो, नीचे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर नीचे कर दिया करो, ठीक है ना। तो 3D10 है बच्चों, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, कॉपर +1 में, इसलिए मोर स्टेबल है। चेक कर लो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है साइनाइड के साथ, क्योंकि साइनाइड के साथ रिएक्शन बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना, कि ये तो बाहर हो जाएगा सल्फेट के साथ। देख लीजिए कॉपर +1 कहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनाता है KCN जो है वो कॉपर के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। ये छोटी सी पॉइंट है, छोटी सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे ही KCN अगर कभी Fe के साथ दे दे, Fe के साथ KCN का रिएक्शन बोले बच्चों तो वो भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये भी है नहीं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों, ये दो कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल दे रखे हैं, राइट, और कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का कितना होता है, 4 ही होता है, यहाँ भी 4 दे रखा है, यहाँ भी 4 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। +1 ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करना है कॉपर का, क्योंकि +1 फॉर्म में मोर स्टेबल होता है। यहाँ देखिए +1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि साइनाइड कितने हैं, 4, -4 हो गया, -4 को इक्वल टू के उधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, +4 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा, +1, तो यहाँ आ रहा है कॉपर +1, इसलिए यही आंसर जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है, कॉपर +2 आ रहा है बच्चों, फाइंड आउट करने से, इसलिए आंसर क्या जाएगा, कॉपर +1 वाला। देखा, बिना रिएक्शन लर्न किए हुए सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट, कॉपर +1 इज मोर स्टेबल, इसलिए +1 यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स बनाया, इसलिए यही आंसर जाएगा। यहाँ मत बोल देना कि कॉपर +1 यहाँ भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे पहली बार ये क्वेश्चन एम्स में आया था बच्चों। ठीक है, जब सबसे पहली बार आया था तो एम्स में आया था क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्या दे रखा है, साइनाइड माइनस आयन एक्ट एज, अब तो ये सभी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मतलब साइनाइड माइनस जो आयन है, यही साइनाइड माइनस Cl माइनस, ठीक है, वो किसके जैसा काम करता है, रिड्यूसिंग के जैसे, ऑक्सीडाइजिंग के जैसे और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के जैसे। ठीक है, ओके, हमें कैसे मालूम, राइट, इधर देखिएगा मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर रिएक्शन नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, पर फिर भी एक बार देख लीजिए बच्चों आप सब, ठीक है ना।
अभी मैंने बोला था कि साइनाइड जो है वो कॉपर के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और Fe के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो Fe की ही बात अभी यहाँ पे हो रही है। ये देखिए K3FeCN6, राइट, ये कन्वर्ट हो जाता है K4FeCN6, इसमें कन्वर्ट होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +3 है, क्योंकि 6 में से 3 चला गया, कितना आएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यहाँ पर कितना है देखिए साइनाइड 6 में से 4 चला गया, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो 3 से 2 जा रहा है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 से 2 गया मतलब क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ, मतलब रिड्यूसिंग के जैसे साइनाइड काम कर रहा है, साइनाइड Fe का रिडक्शन कर रहा है बच्चों, ठीक है, ये साइनाइड Fe का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बनाना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना, साइनाइड Fe के साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, A एंड C कहां दे रखा बच्चों, ये देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है, बोथ A एंड C इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में, अब ये रिलेशन आप भूल जाओ, ठीक है ना। आपको यहां से सीखने को क्या मिल गया बच्चों, कि साइनाइड कॉपर के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट, और साइनाइड Fe के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये पॉइंट आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि साइनाइड या KCN एक ही मतलब है, रिएक्शन इसी फॉर्म में देता है एग्जामिनर, KCN या साइनाइड कॉपर के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और Fe के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों, ठीक है, जिसमें कॉपर +1 फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, राइट, और Fe जो है वो 3 के फॉर्म में होता है, वो 3 से 2 में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका रिडक्शन होता है। हो गया, फिनिश, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आपको कांसेप्ट भी पता चल गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है जहां से पार्टीशन कंपाउंड में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बच्चों, वो है प्रूशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू, ठीक है, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, राइट, ये दोनों ही ब्लू ही हैं, राइट, आप देख लीजिए, एक को बोलते हैं प्रूशियन ब्लू और दूसरे को बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो रिएक्शन लिख दिया, क्या हमें रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, नहीं बेटा, ठीक है ना, लास्ट में इतना कम टाइम है अभी, इसमें आपको रिएक्शंस लर्न नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूजन आएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ लोड कम से कम होना चाहिए, काम हमेशा ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप कैसे पहचानोगे जब इनसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। अगर प्रूशियन ब्लू पूछा जाए और आपके सामने 4 डिफरेंट ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दे देगा बच्चों, तो आप कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर क्या है 3, राइट, तो ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, बाहर वाले Fe का, तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बाहर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर Fe3 आना चाहिए, ठीक है ना। ये 4 यहाँ आएगा, तो 6 में से 4 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब इसका कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। ये इसकी पहचान है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन प्रूशियन ब्लू का पूछेगा एग्जामिनर कि प्रूशियन ब्लू कौन सा कॉम्प्लेक्स है 4 ऑप्शन में से, राइट, तो आप कैसे पहचानोगे, राइट, आप चेक करोगे कि बाहर वाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए +3, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो Fe है बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बाहर वाले का 3, अंदर वाले का 2, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्रूशियन ब्लू कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्रूशियन ब्लू तभी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा जब बाहर वाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए और अंदर वाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा, प्रूशियन ब्लू कहलाएगा, ठीक है, ओके। टर्नबुल्स ब्लू क्या कहलाएगा बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इस 2 को यहाँ कर दो, 3 को यहाँ कर दो, चलो देख लो आप, चेक कर लो, ये 2 इधर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, ये 2 इधर जाएगा इस वाले Fe के पास, मतलब इसका आएगा 2, ये 3 यहाँ आएगा, तो 6 में से 3 गया, कितना आएगा, 3, राइट, ये देखिए, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, आप ऐसा बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। टर्नबुल्स ब्लू किसे बोलोगे बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन नंबर बाहर वाले Fe का होना चाहिए और अंदर वाले Fe का क्या आना चाहिए बच्चों, 3 आना चाहिए, ठीक है ना, राइट। तो आप देख सकते हो कि बाहर वाले Fe का 2, अंदर वाले Fe का 3 आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्नबुल्स ब्लू बोलेंगे बच्चों, राइट। और अगर बाहर वाले Fe का 3 और अंदर वाले Fe का 2 आएगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्रूशियन ब्लू बोलेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पॉइंट से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो आप कॉम्प्लेक्स पहचानना सीख गए, ठीक है ना, कि अगर कॉम्प्लेक्स पूछ लेगी कौन सा प्रूशियन ब्लू है, कौन सा टर्नबुल्स ब्लू है, तो पहचान लोगे, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट दूसरा क्या पूछेगा बच्चों, हो सकता है इस नाम से क्वेश्चन ना आए, राइट, आपको इस नाम से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रूशियन ब्लू का ही दूसरा नाम है। चलो देखिए, बाहर वाले Fe का नाम क्या है, बाहर वाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 को क्या बोलते हो, फेरिक बोलते हो कि नहीं, इसलिए फेरी वर्ड आया है, फेरी।
अंदर वाले Fe का कितना है बच्चों 2, इसलिए उसको क्या बोलते हो फेरस, इसलिए फेरो वर्ड आया। और किसके साथ है साइनाइड के साथ है, इसलिए साइनाइड। तो क्या हो गया फेरी फेरो साइनाइड। फेरी का मतलब हुआ 3, फेरो फेरस का मतलब हुआ 2, तो 3 और 2 ये 3 और 2, इसलिए किसका नाम है प्रूशियन ब्लू का ही है। तो एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है बच्चों, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रूशियन ब्लू का करेक्ट नेम और 4 ऑप्शन दे देगा, राइट। तो फेरी फेरो साइनाइड ही क्या कहलाता है प्रूशियन ब्लू कहलाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टर्नबुल्स ब्लू का नाम क्या होगा बच्चों, टर्नबुल्स ब्लू में देखो बाहर वाले Fe क्या है 2 है, और 2 को क्या बोलते हो फेरस, इसलिए फेरस। अंदर वाला Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसलिए इसको क्या बोलते हो फेरी, 3 को बोलते हो फेरिक, इसलिए फेरी। और किसके साथ है साइनाइड के साथ, इसका नाम क्या हो गया फेरस फेरी साइनाइड। फेरस का मतलब हुआ 2, फेरी का मतलब हुआ 3, तो 2 और 3 और उसके बाद साइनाइड के साथ है। तो टर्नबुल्स ब्लू का नाम हुआ फेरस फेरी साइनाइड और प्रूशियन ब्लू का नाम हुआ फेरी फेरो साइनाइड। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। ओके, टर्नबुल्स ब्लू का यूज क्या होता है बच्चों, इंक और पेंट में यूज होता है। ये जो इंक है ना, इंक में और पेंट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके राइट, तो अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी पूछेगा रिएक्शन मत पढ़ो, रिएक्शन पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। वैसे भी आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, क्योंकि बाहर Fe3 है, इसीलिए यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखा बच्चों 3 रखा। अंदर वाले का 2 है, इसलिए अंदर वाले का देखिए यहाँ पर 2 रख दिया। मतलब फेरिक आयन का रिएक्शन फेरो आयन से करा दिया, फेरी फेरो, ये देखो फेरी फेरो साइनाइड हो गया। ये तो बहुत आसान है, रिएक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बात को भूलिएगा नहीं, चाहे वो ऑप्टिकल का क्वेश्चन आए, चाहे वो जियोमेट्रिकल का क्वेश्चन आए बच्चों, ठीक है, या लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इनका क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन रहता ही रहता है क्वेश्चन 100%। चलो ये बेहद आसान होते हैं बच्चों, मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हैं बच्चों, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन एग्जामिनर किस टाइप के पूछता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट उस पॉइंट की बात करता हूं जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन आता है, और उसी एक पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन में सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए बच्चों, माइंड में पहला पॉइंट होना चाहिए कि जो बाइडेंटेट लिगेंड हैं, बाइडेंटेट लिगेंड वो मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा है तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देता है मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला कांसेप्ट ये है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन में सोचना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे आप। अभी बच्चा क्या करता सोचता है कि क्या बताया था, ढेर सारे एग्जांपल बताए थे टीचर्स ने, वो सब सोचता है, राइट। याद आया तो ठीक है, नहीं याद आया तो कंफ्यूजन भी रहता है उसमें बहुत सारे बच्चों को। अभी कुछ कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, किसी भी बच्चे को नहीं रहेगा, राइट। आप बहुत ध्यान सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 बाइडेंटेट लिगेंड चाहिए। बाइडेंटेट बोलो या डाइडेंटेट बोलो, बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हुआ बच्चों, राइट। इसका मतलब जैसे EN हो गया, इथाइलिन डाइमाइन E, तो EN हो गया बाइडेंटेट लिगेंड है जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मिनिमम कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। हालांकि एक EN मींस एक बाइडेंटेट लिगेंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, लेकिन वो कब देता है, जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो बच्चों, और वो किस टाइप का हो, MAA B2C2 टाइप का हो। यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, पहले आप कंसेप्ट सुन लीजिए, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बच्चों, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, थोड़ा इधर दिखाना हो पास से थोड़ा सा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है ना। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक EN ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता बच्चों, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का, राइट, तो एक EN ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अगर, राइट, और एक EN अगर है उसके पास, एक EN, तो वो कब देगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब वो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, MAA B2C2 टाइप होगा। AA का मतलब है बाइडेंटेट, एक EN हमने ले लिया सपोज, ठीक है, और B2C2 मतलब ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए, वो 2 नंबर होने चाहिए, बस, ठीक है ना, हो गया खत्म।
यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में आने वाले, ठीक है ना। ओके चलो देखो ये दोनों क्वेश्चन है बच्चों। अब आज के बाद आप इस पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। चलो देखो एक ईएन है यहाँ पर, राइट। पहले बोलो ये दो ईएन है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, देखते टिक कर दिया, ये देखो, ठीक है। कुछ किया क्या हमने? कुछ भी नहीं किया। हमने अभी अभी आपको पॉइंट सिखाया था बच्चों कि मिनिमम 2 ईएन होने चाहिए। अगर मिनिमम 2 ईएन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। यहाँ देखो 2 ईएन है बच्चों और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, ये देगा। 2 ईएन देखते टिक कर देने का, ठीक है। यहाँ कोई ईएन है ही नहीं, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है ही नहीं, तो ये नहीं देगा, ठीक है। यहाँ एक बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों, राइट। बाइडेंटेट एक है यहाँ भी और एक यहाँ भी है। अब ये दे सकते हैं कि नहीं, इन्हें भी चेक कर लो आप, ठीक है। यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ईएन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और अमोनिया कितने हैं? 2, 2 2 कितना हुआ? 4। 4 में तो कभी देता ही नहीं है। ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ईएन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता, ये भी नहीं देगा। यहाँ पर देखिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ईएन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और H2 कितने हैं? 4, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ईएन कब देगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जब वो किस टाइप का होगा? MAA-B2C2। तो क्या ये MAA-B2C2 है? AA का मतलब बाइडेंटेट, ये हो गया AA बाइडेंटेट, B2C2 क्या ये B2C2 है क्या? नहीं, ये तो सीधा 4 है बच्चों, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ठीक है। ओके क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन तो जैसे ही ऑप्टिकल सुना, ऑप्टिकल सुनते क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड कितने चाहिए? मिनिमम 2। बाइडेंटेट लिगेंड मिनिमम 2 कहां है? यहां, फटाक टिक हो गई, बात खत्म, ठीक है ना। वो डिटेल से बताना था इसलिए मैंने समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता? कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता पूछो, वही कांसेप्ट लगाइए और जल्दी सॉल्व करिए आप, राइट। मिनिमम 2 बाइडेंटेट लिगेंड, यहाँ है 2 बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये देगा। यहाँ तो 2 से ज्यादा है, 3 है और अच्छी बात है, देगा। तो ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ क्या क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है ही नहीं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ये लो टिक कर दिया, फटाक हो गया। देख रहे हो कितना आसानी सॉल्व हो जा रहा है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सुनोगे, सुनते ही आपके माइंड में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए? मिनिमम 2 बाइडेंटेट लिगेंड। अगर मिनिमम 2 बाइडेंटेट लिगेंड है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और ये पूछ रहा कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा? जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड नहीं होगा, इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है ही नहीं, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, देगा। यहाँ 2 से ज्यादा बाइडेंटेट, और अच्छी बात है, देगा। अब ये देगा कि नहीं देगा बच्चों, ये कैसे? देखो ईएन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? ईएन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। यहाँ पर 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन, कितना हो गया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखिए वो पॉइंट जो बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एक ईएन अगर है, एक ईएन है तो वो कब देगा? जब वो MAA-B2C2 टाइप हो। तो देख लीजिए M मतलब मेटल, AA मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, ये B2C2 देखिए 2 2, ठीक है। तो ये देगा। तो अब समझ में आ गया, राइट, कि एक वाला कब देता है और इसके अलावा 2 और 2 से ज्यादा हो तो देगा। अगर बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही इनेंशियोमर या इनेंशियोमॉर्फ भी बोला जाता है। इसमें ध्यान सुनिएगा, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही इनेंशियोमर या इनेंशियोमॉर्फ इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हो सकता है ऐसा कर दे, which of the following has an enantiomer, यहाँ लिख देगा enantiomer बच्चों। तो कई बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, enantiomer का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही क्वेश्चन है। अब आप इसे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो देख लीजिए आप ध्यान से, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है बच्चों, बताइए। तीनों का कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl का एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन है, AgCl का एक्सेस ऑफ KCl के साथ रिएक्शन है, और थर्ड में AgCl का Na2S2O3 एक्सेस में है, ठीक है। तीनों ये एक्सेस में है, इनके साथ कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? और ये आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, आप देख लीजिए। हालांकि ये सब रिएक्शन पहले एनसीईआरटी में रहती थी, पुरानी एनसीईआरटी में, राइट, जब हम लोग पढ़ते थे। अभी सब हटा दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जामिनर, जो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता है ना,
राइट, वो इन्हीं में से पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वो सब मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी पूछेगा तो वो सब यही सब पूछेगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए देख लीजिए अब ध्यान से। अब देखो, कई बच्चों को क्या लग रहा होगा यहाँ पर, ये तो सब रिएक्शन है, तो सब रटना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैंने बोला ना, मेरे होते हुए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो एक टेक्निक सिखाऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी नन्ही सी टेक्निक, और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है। कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनिएगा मेरा पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ है क्या बच्चों, Ag है, ठीक है ना। सबका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, Ag के साथ। तो बस छोटा सा पॉइंट बच्चे को क्या मालूम होना चाहिए, Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 2 होता है। और Ag पे जो चार्ज होता है बच्चों कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। बस बात खत्म, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपने आप। कैसे, अभी देखना, रिपीट कर रहा हूं, Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 2, ठीक है ना। और Ag का जो चार्ज होता है मेटल पर, Ag पर, वो कितना होना चाहिए, +1। अब आप देख लीजिए किसमें ऐसा है, जिसमें ऐसा होगा वही आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। यहाँ अमोनिया का चार्ज क्या होता है बच्चों, अमोनिया का चार्ज तो 0 होता है, तो जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज Ag का होगा। यहाँ Ag का चार्ज कितना है बच्चों, 2, इसलिए कैंसिल। Ag का चार्ज कितना होना चाहिए, +1, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए Ag का चार्ज, अमोनिया तो 0 है, तो यहाँ चार्ज कितना, +1, तो Ag पर चार्ज कितना आ रहा, +1। यस, ये हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ कितना आ रहा, साइनाइड कितने हैं, 2, 2 उधर गया 1, यहाँ पे Ag का चार्ज कितना आ रहा है, 1, ठीक है, चार्ज आ रहा है 1, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो Ag पर चार्ज कितना आ रहा है, S2O3 पे चार्ज कितना होता है, 2, इस पर होता है बच्चों -2। हमें कैसे पता चल गया, हमें पता चलता है यहाँ से, देखिए Na2, 2 Na हटाओगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, तो -2, और कितने S2O3 दे रखे, 2, 2 × 2 कितना हो गया, -4, -4 इक्वल टू उधर गया +4, 4 में से 2 चला गया, कितना है, 2। तो यहाँ Ag का चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल हुआ। कौन सा सही हो गया, ये सॉल्व हो गया, राइट। चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। Ag का चार्ज कितना है, 1, यस सही है। Ag का चार्ज यहाँ भी कितना रहा, इस कॉम्प्लेक्स में भी 1, क्योंकि साइनाइड 2, 2 में से 1 चला गया, 1, बहुत बढ़िया। यहाँ भी 3, 2, राइट, तो 4, 4 में से 3 का कितना है, 1, यहाँ भी 1, तो चार्ज तीनों में Ag का 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी जरूर चेक कर लीजिएगा, 2, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और चार्ज 1, इन तीनों में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यही जाएगा। देखा, तो ये है विडीज टेक्निक, राइट। आपने क्या किया बच्चों, कोई रिएक्शन याद नहीं किया, फिर भी पता चल जाएगा अपने आप कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ने से ही बच्चा टॉप करता है बच्चों। चले आगे, क्लियर हो गया, ये कॉन्फिडेंस आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से बताना है कि किसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। वो तो बता ही दोगे आप, इसके अलावा बाकी सबके बारे में भी बताना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है कि बाकी के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, आपको अभी सीखना है। चलो, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये पता होना चाहिए बच्चे को। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, NO2- एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, SCN-, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, CN-, ये एम्बी, सब एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना, राइट। ये दिखाई दें आपको तो आप तुरंत समझ जाओ कि वो कैसा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। बस देख लो, इनमें से ये कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए NCS दिखाई दे रहा है बच्चों, NCS और SCN, ये एक ही मॉलिक्यूल है, बस एम्बीडेंटेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड की टेक्निक हो गई, ठीक है ना। क्योंकि लिंकेज मेटल के साथ, यहाँ पर मेटल के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन। इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। यहाँ मेटल के साथ लिगेंड कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कौन सा लिगेंड, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ मेटल के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, जो पहले लिखा गया सल्फर बनाएगा, तो है तो वही एक सल्फर और ये Cn, यहाँ पर भी एक सल्फर और Cn, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, यहाँ सल्फर बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, ठीक है। इसलिए इसे एम्बीडेंटेट लिगेंड, क्योंकि लिंकेज यहाँ पर बदल दी जाती है बच्चों। यहाँ लिंकेज कौन बना रहा है, नाइट्रोजन, और यहाँ लिंकेज कौन बना रहा है, सल्फर, इसलिए इसे लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो डिटेल हो गया,
अब आप डिटेल पे ना जाओ, आप अपने काम के पॉइंट पे ध्यान दो। लिंकेज आइसोमरिज्म कब बोलेंगे, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, NO2 Cl Cl इनमें से कोई भी एक होगा, राइट। ये देखिए है यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसलिए क्या होगा, लिंकेड। तो चलो ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये किसका एग्जांपल, ये भी आप देख लो जल्दी से बच्चों, किसका एग्जांपल फटाफट देखो। यहाँ पर NO3 और SO4, ठीक है। यहाँ पर SO4 अंदर चला गया, ये SO4 अंदर और ये NO3 बाहर। यहाँ देख लीजिए आप, SO4 अंदर आ गया, NO3 बाहर आ गया, ठीक है। तो जब बाहर वाला, और ये बाहर पे चार्ज होना चाहिए, -2 होता है चार्ज बच्चों सल्फेट पे, एग्जामिनर बना के नहीं देगा, ठीक है। तो बाहर वाला अंदर चला जाए और अंदर वाला बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। कौन सा आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन ये जो अंदर गया है ये भी आयन होना चाहिए, आयन होना चाहिए मतलब उस पर चार्ज होना चाहिए माइनस, और अंदर वाला जो बाहर आ रहा है उस पर भी माइनस चार्ज होना चाहिए। तो NO3 पे भी माइनस होता है बच्चों, ठीक है ना, राइट। चार्ज भले अलग अलग है, यहाँ -2 यहाँ माइनस, उससे मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज होना चाहिए बस, -1 हो -2 हो कितना भी हो, ठीक है। तो इस पर भी माइनस होता है, इस पर भी माइनस होता है बच्चों, इसलिए अंदर चला गया और ये बाहर चला गया। तो इसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। यहाँ अब इसका सी वाला भी बता दो, आप अभी समझाया, सी वाला बताओ क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा कि नहीं होगा, चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी जल्दी जल्दी, आयोनाइजेशन होगा या नहीं होगा। ब्रोमीन पे -1 होता है, क्लोरीन भी होता है माइनस चार्ज, तो ब्रोमीन अंदर चला गया, क्लोरीन बाहर आ गया, ये देखिए क्लोरीन बाहर आ गया, ब्रोमीन अंदर चला गया, तो ये भी क्या है, आयोनाइजेशन का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। ये किसका एग्जांपल बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बना है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। क्यों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, ऐसे देखो दो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये दो कॉम्प्लेक्स एक साथ, रिपीट कर रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स एक साथ, यहाँ भी देखो दो कॉम्प्लेक्स एक साथ, ठीक है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे एक साथ तो समझ जाने को कौन सा आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं ताकि बिना टेंशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट, ठीक है। आप देख सकते हो ये PT यहाँ गया है, एक कॉपर इसमें चला गया है, वो देखिए चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सब समझा लिया आपको। लिंकेज कब बोलोगे, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। आयोनाइजेशन कब बोलोगे, जब बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर हो जाए, राइट। और दो कॉम्प्लेक्स एक साथ दिखाई दे, देखिए दो कॉम्प्लेक्स एक साथ, और इनके जो बनेंगे वो भी दो नए बनेंगे, ठीक है, टोटल 4 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा सब कांसेप्ट, यहाँ से एक ही क्वेश्चन में हमने सब कांसेप्ट की बात कर दी बच्चों, ठीक है ना, ऐसे पढ़ना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा कंपाउंड और बोलेगा कि इसका AgNO3 के साथ रिएक्शन कराइए, और AgNO3 के साथ रिएक्शन करा करके आप इन सब का कॉम्प्लेक्स बनाइए, ठीक है। ये वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है बच्चों, वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला पॉइंट जो होता है वर्नर्स थ्योरी, राइट, NCERT में सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वर्नर्स थ्योरी से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सिंपल ही है, चलो देखो आप, सबसे पहली बात तो है आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना पड़ता है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना पड़ता है बच्चों, 6 रखना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 रखना है, आप रख दीजिए और बना दीजिए कॉम्प्लेक्स फटाफट बच्चों सब लोग। चलो तो यहाँ अमोनिया कितने हैं, 6, तो सभी अमोनिया अंदर ले लीजिए आप, ये लीजिए, हो गया। तो जो क्लोरीन बच रहे हैं बच्चों, ये क्लोरीन कहाँ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे क्लोरीन, तीनों क्लोरीन ये लीजिए चले गए। यहाँ पर कितने अमोनिया, 5, तो एक क्लोरीन लेना पड़ेगा तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा बच्चों। तो ये लीजिए 5 अमोनिया और एक क्लोरीन अंदर ले लिया, तो बाहर कितने क्लोरीन बचे बच्चों, 2, क्योंकि टोटल क्लोरीन कितने थे, 3। यहाँ 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन अंदर लेने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स के, CONH3 Cl2 और एक क्लोरीन बाहर चला गया। यहाँ देखिए बच्चों 3 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है, तो सभी क्लोरीन अंदर आ जाएंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन होगा। ये लीजिए, राइट, Cl3 बाहर, कोई क्लोरीन नहीं जाएगा बच्चों। तो एक तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन रिएक्शन के फॉर्म में, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मेंटेन करना है, कोबाल्ट का 6 मेंटेन किया जाता है। 6 अमोनिया है तो तीनों क्लोरीन बाहर, 5 अमोनिया है तो एक क्लोरीन अंदर, 2 क्लोरीन बाहर, 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन अंदर ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे, और एक क्लोरीन बाहर। यहाँ 3 अमोनिया 3 क्लोरीन, सभी क्लोरीन अंदर आ गया, बाहर कोई क्लोरीन नहीं बचा बच्चों, ठीक है। अब और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, राइट। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपसे पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी ध्यान सुनिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है, राइट। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी बोलो या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, एक ही मतलब है। तो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है बच्चों कि लीगेंड, मोनोडेंटेट लीगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाएंगे वही सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जितने मोनोडेंटेट लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ अमोनिया भी मोनोडेंटेट लिगेंड है बच्चों, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई बच्चों 6। यहाँ पर 5 अमोनिया बनाएगा और एक ये क्लोरीन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है इस मेटल के बाद वो सब लिगेंड कहलाता है, वो सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो 5 अमोनिया बनाएगा और एक क्लोरीन बनाएगा, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, यहाँ भी 6 है। यहाँ 4 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 क्लोरीन बनाएगा, तो यहाँ पर भी कितना 6 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों 6, मतलब यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी कितना 6। अब प्राइमरी वैलेंसी की बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी बात कर लेते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, तो ये सब 0 हो गया, तो 3 क्लोरीन जो है वो वही इस पे चार्ज आएगा, मतलब इसका कितना आ रहा 3 आ रहा है 3 क्लोरीन की वजह से। अमोनिया 0, एक क्लोरीन यहाँ है तो -1, 2 क्लोरीन बाहर है बच्चों, तो 2 क्लोरीन ये और 1 क्लोरीन ये कितना हुआ -3, इक्वल टू उधर जाएगा कितना आ जाएगा +3, हमेशा प्लस में ही लिखने का, ठीक है +3, ओके। 2 क्लोरीन ये और 1 क्लोरीन ये, तो 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन कितना आएगा +3। यहाँ ये तीनों क्लोरीन अंदर ही हैं, राइट, तो इसका कितना आएगा +3, बाहर तो कोई क्लोरीन है ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी सबकी कितनी आ रही है +3, सबकी आ रही है, और सेकेंडरी वैलेंसी सबकी कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो यही प्राइमरी वैलेंसी कितना आ गया बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी 3 आया और सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया सबका 6 आया। वर्नर्स को यही तो मिला, सबका प्राइमरी वैलेंसी 3 और सबका सेकेंडरी वैलेंसी क्या मिला था, वर्नर्स को 6 मिला था बच्चों, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। चलो, तो प्राइमरी वैलेंसी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सब समझा दिया। अब बचा क्या है, कंडक्टिविटी का क्वेश्चन बच्चों, राइट। यहाँ से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये चारों ऑप्शन में ये दे देगा कॉम्प्लेक्स, राइट, और ये कॉम्प्लेक्स देकर उधर वाला पार्ट नहीं, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स दे देगा, चार ऑप्शन में पूछेगा मैक्सिमम कंडक्टिविटी बताइए। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी का मतलब कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर ज्यादा से ज्यादा आयंस होने चाहिए, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के बाहर ज्यादा से ज्यादा आयंस, आयंस का मतलब माइनस वाला ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन पे माइनस होता है ना, हाँ होता है बच्चों। और कितने क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ कितने क्लोरीन है बच्चों 2 क्लोरीन है, और यहाँ कितने क्लोरीन है 1 क्लोरीन है बच्चों, और यहाँ 0। तो जितना ज्यादा बाहर क्लोरीन है, जितना ज्यादा बाहर आयंस हैं, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, इसलिए मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी बच्चों, इसकी। और अगर इसी क्वेश्चन में यही ऑप्शन चारों रहने दे और पूछे जीरो कंडक्टिविटी किसकी होगी, जीरो कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कौन सा नहीं दिखाएगा, तो जिसके बाहर आयंस नहीं होंगे बच्चों। क्या इस कॉम्प्लेक्स तो ये है, बॉक्स के अंदर बंद है कॉम्प्लेक्स, क्या इसके बाहर कोई आयंस है, क्या कोई आयंस नहीं है बच्चों, मतलब ये जीरो कंडक्टिविटी, मतलब ये कंडक्टिविटी नहीं देगा ऐसा कॉम्प्लेक्स। तो ये कांसेप्ट अच्छे समझ लिया, इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आया कंडक्टिविटी से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई आयंस नहीं है, आयंस बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए क्या होगा कंडक्टिविटी नहीं देगा। ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर, अगर मान लो यहाँ H2O ऐसे लिख दिया, अब क्या ये कंडक्टिविटी देगा, नहीं देगा, क्योंकि H2O पे माइनस चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल हो, H2O पे चार्ज 0 होता बच्चों, ये कंडक्टिविटी नहीं देगा। अभी समझ में आ गया पॉइंट, चलो तो ये भी 100% सबको क्लियर हो गया बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, राइट। आप देखिए ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, इन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे हम, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले एक पॉइंट ध्यान सुनिएगा, एनआई के जितने कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों, जैसे NiCN4, NiCO4, NiCl4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, मींस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में Ni के कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। वैसे भी मैंने Ni की 3 एग्जांपल ले लिए हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ओके, तो इनके बारे में बात करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो बड़ा फेमस है बच्चों, इसे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
अब देखिए ये बड़े फेमस एग्जांपल हैं और अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। NiCO होल फोर बहुत 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 बार पूछा गया, इसलिए इसको तो भूलिएगा नहीं। इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है बच्चों, sp3 आता है हाइब्रिडेशन, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए इसका हाइब्रिडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, DsP2 आता है। यहाँ वीक लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए इसका आंसर क्या रहता है बच्चों, sp3 रहता है बच्चों, ठीक है। ये Pt है बच्चों, ठीक है। और Pt के साथ लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है इससे कोई मतलब नहीं होता, हमेशा ये D से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, D से हमेशा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए DsP2 लिख देने का, आगे बात समझ में। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो DpsP3 लिख देते, लेकिन स्टार्टिंग D से ही करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही जनरली देता है वो Pt, इसलिए अपन ने DsP2 लिखा और D से ही स्टार्ट होगा। कभी भी sp3 या sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन नहीं होता Pd और Pt का, याद रखिएगा ये पॉइंट। Pt हो या Pd हो, इनका हाइब्रिडेशन हमेशा D से स्टार्ट होता है। लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो चाहे कुछ भी हो बच्चों, इससे मतलब ही नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो DsP2 बोल देने का, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता तो D2sp3 बोल देने का, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो, बट लेकिन स्टार्टिंग D से ही करते हैं। अक्सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही क्वेश्चन पूछता है, बट 6 का भी पूछ सकता है एग्जामिनर कभी, ठीक है ना। ओके, तो ये पॉइंट हो गया मालूम, कोई टेंशन ही नहीं, आगे हो गया आएगी, आपको टाइम बचेगा एग्जाम हॉल में, फटाफट देखते हैं सब दे दोगे जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीलेटो को ऐसे लिखे एग्जामिनर OX, या ऑक्सीलेटो को ऐसे लिख दे C2O4, एक ही मतलब, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये C2O4, ठीक है ना, राइट। चार्ज -2 होता है, इसको हटा भी दे रहा हूँ, चलिए, राइट। तो देख लीजिए ये है बच्चों, राइट। तो इसका ऑक्सीलेटो कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट। इसलिए क्या आंसर जाएगा, sp3d2 जाएगा। ओके, हो गया। हाइब्रिडेशन की बात हमने कर दी। DsP2 का मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, स्क्वायर प्लेनर, लिख दिया हमने स्क्वायर प्लेनर। sp3 कैसी होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, सेम DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। sp3d2 तो हमेशा कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d2 हो या d2sp3 हो, ज्योमेट्री दोनों की सेम होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ठीक है। ये हो गया बात। अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ ले बच्चों, तो मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम इसकी क्या बात कर लें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लें। मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, चलो मैग्नेटिक मोमेंट देखो, आप कंपेयर करो, चलो कंपेयर अक्सर NI में कराता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। शेप के बारे में तो हमने बात कर दिया है, अब ये हटा दिया जाए और इनका मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इन्हीं का अक्सर पूछता है एग्जामिनर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट NI के कंपाउंड का, तो इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। NiCN साइनाइड है, ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है NI पर ऑक्सी, यहाँ पर NI का 2+ है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों में, आयरन कोबाल्ट निकल 3d8 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, और DsP2 है, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। DsP2 आगे के S और यहाँ आगे के P, ये S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, और ये 3D है, 3D, ये 4S, ये 4P। अब देख लीजिए ये वाला एक D, ये S और P के 2 लेना है, इतना पार्ट में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इस साइनाइड के इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, जितने पार्ट में हाइब्रिडेशन होगा DsP2 हाइब्रिडेशन, तो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन रहेंगे DsP2 में, और Ni के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब ये 3d8, ये कहाँ रहेंगे, इस पार्ट में रहेंगे जिस पार्ट में हाइब्रिडेशन नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0, ठीक है। ओके, तो 0 आएगा मैग्नेटिक मोमेंट साइनाइड वाला NiCN होल 4 2 माइनस का, क्यों, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलो NiCO होल 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp3 होता है। sp3 मतलब 3d8 4s2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर NiCO होल 4 का ऑक्सीडेशन नंबर Ni का कितना है, 0, क्योंकि CO कैसा होता है, 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3d8 4s2, मतलब 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 10 इलेक्ट्रॉन आप भर दो बच्चों, ये लो भर दे रहे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। यस p3 खाली है, ये यस और ये p3 इतने पार्ट में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम आ रहा है, ठीक है। इसका चेक कर लो बच्चों, इसका Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 2+, मतलब 3d8 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दो फटाफट। ये लीजिए, ये लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड कैसा है, क्लोरीन, वीक लिगेंड है। हैलोजन हमेशा वीक लिगेंड होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वीक लिगेंड होते हैं बच्चों। वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन S से स्टार्ट होगा, तो sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। 2 अनपेयर्ड मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, राइट। 2.82 bm होता है, bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही पॉइंट समथिंग आंसर जाता है। 2 अनपेयर्ड है इसलिए आंसर भी क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 3 अनपेयर्ड होता 3 पॉइंट समथिंग, राइट। 4 अनपेयर्ड होता 4 पॉइंट समथिंग। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते 5 पॉइंट समथिंग। तो 2 अनपेयर्ड है इसलिए 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग 2.82 होता है बच्चों एग्जैक्ट, ठीक है ना। हो गया, बस सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +1 आता है बच्चों। कैसे +1 आता है ये देखिएगा ध्यान से, बिकॉज NO जो होता है ये +1 होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO कैसा होता है, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1। SO4 पे कितना होता है बच्चों -2, राइट। तो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, इसीलिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इसी की वजह से ब्राउन रिंग बनता है। तो ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देके डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये है। और इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, NO का कितना होता है +1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। क्लोराइड टेस्ट नहीं देता इनमें से पूछ रहा है बच्चों, मतलब ये बर्नर्स थ्योरी का ही क्वेश्चन है बच्चों, राइट। मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स के बाहर क्लोरीन नहीं रहेगा वो क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट। यहाँ जरा देखिए कोबाल्ट का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करते हैं 6, हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन 6 हो जाएगा। तो क्या बाहर कोई रहेगा, देखिए जरा इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, CONH3 होल थ्राइस Cl3। क्या कॉम्प्लेक्स से बाहर कोई क्लोरीन बचा क्या, 3 अमोनिया 3 क्लोरीन अंदर रह गए, 3 अमोनिया 3 कॉम्प्लेक्स, बाहर कोई क्लोरीन है ही नहीं, ये क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा 4। इन सब में क्लोरीन रहेगा, ये 4 2 एक क्लोरीन बाहर जाएगा, एक क्लोरीन बाहर जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 2 क्लोरीन बाहर जाएगा, यहाँ से 3 क्लोरीन बाहर जाएगा। तो ये सब क्लोरीन का टेस्ट देंगे, क्लोराइड टेस्ट। यहाँ कोई क्लोरीन बाहर नहीं बचेगा, इसलिए कोई क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा। बर्नर्स थ्योरी का ही ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। NiH2O होल 6 2+, NiH2O होल 6 2+, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। H2O कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए S से स्टार्ट होगा, वीक है तो 6 है इसलिए sp3d2 होगा। Na का कंपाउंड है इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए बच्चों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए आप ध्यान से, दे रखा है, कह रहा है M+L Ml कॉम्प्लेक्स बना, उसके लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो कितना है 4 है। दूसरा कॉम्प्लेक्स Ml+L Ml2 कॉम्प्लेक्स बना, उसके लिए कितना है 3 है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है बच्चों, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके लिए पूछ रहा है, M+2L Ml2 के लिए पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, बहुत 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 आसान है। क्यों, क्योंकि K1 और ये K2 और ये जो पूछा है ओवरऑल कांस्टेंट, इसे आप K3 मान लीजिए, चलिए कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये क्या होगा K1 × K2 होगा बच्चों, क्या होगा K1 × K2 होगा, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हो गया, ठीक है। K1 और K2 कितना दे रखा 4 3, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब K3 कितना आ जाएगा बच्चों 12, 4 × 3 12 कहाँ दे रखा, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, आपसे क्या पूछा है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा तो K1 × K2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बोले तब भी इसका मतलब वही है, इसलिए ध्यान सुनिएगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोले या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बोले, सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है, ठीक है। ओके, मान लो क्वेश्चन सब कुछ सेम दे दिया, सब सेम दे दिया,
बस यहाँ पर जहाँ पे बोला है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, यहाँ पर ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दे। क्या बोल दे? ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान सुनिएगा। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आंसर कितना आएगा? 12। अगर बोल दे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्या करोगे बच्चों आप? जो 12 आया है इसे 1/12 कर दोगे। क्या कर दोगे? 1/12, मतलब इसे अपोजिट कर दोगे। अगर फॉर्मेशन का आंसर 12 आ रहा है तो डिसोसिएशन का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाती है रिएक्शन, इसलिए 1/12 कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा कि जो K3 आया है बच्चों, इसे क्या कर दोगे? 1/K3 कर दोगे, मतलब आंसर क्या जाएगा? 1/12। तो ये हमें यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपसे पूछ ले तो फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लिया है, और जो फॉर्मेशन कांस्टेंट आया है उसे 1/ जो भी आया आपका आंसर 12 आया तो 12 कर दिया बच्चों। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, हो गया। तो समझ में आ गया? अगर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछे या ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछे तो कैसे क्वेश्चन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आपको बताना है, ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिख दिया बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स लिख दिया। आपको बताना है ये कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म देगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे पता चल गया? बिकॉज ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? MAA होल ट्वाइस B2। अब देख सकते हो M मतलब मेटल, AA मतलब बाइडेंटेट लिगेंड कितने टाइम? 2 टाइम्स, तो बाइडेंटेट लिगेंड 2 टाइम्स, और Cl2, ये देखो Cl2, Cl क्या है? मोनोडेंटेट, इसलिए भी लिख दिया उसे 2। तो MAA होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, राइट? इस वजह से ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। मान लो इसी के बारे में पूछ ले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, MAA होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये देगा कि नहीं देगा, अगर बच्चों पूछ लिया जाए तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म बच्चों। सिस फॉर्म और दूसरा क्या होता है? ट्रांस फॉर्म। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से कैसे, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप देखिएगा बच्चों। इसे हटा दूं पहले, इसके सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। COEN और क्या है? Cl2 है ना, ये देखिए। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, EN है ना, हाँ, तो इधर इसको लिख दिया जाए और ये Cl। तो ये है ट्रांसफॉर्म, तो एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए क्लोरीन यहाँ, तो क्लोरीन यहाँ अपोजिट है, और ये सेम साइड है, इसलिए क्या है? सिस फॉर्म है बच्चों। अब आप देख लो दोनों में से ये जो सिस फॉर्म है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, मतलब MAA होल ट्वाइस B2 कॉम्प्लेक्स जो है इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांसफॉर्म उसी कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांसफॉर्म नहीं देगा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म में ये बच्चों। इसे तो भूलिएगा नहीं आप बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसी की रहती है, राइट? तो MAA होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, और ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर इसका सिस फॉर्म है, मतलब इसके सामने ऐसे सिस लिख दोगे, एग्जाम्पल ऑप्शन में लिख के देगा सिस लिख देगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब इनएंशियोमर हो जाएगा, इनएंशियोमॉर्फ हो जाएगा, सब एक ही है मतलब। और अगर इसके सामने यहाँ पे ट्रांस लिख दिया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो इनएंशियोमर नहीं होगा, इनएंशियोमॉर्फ भी नहीं होगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। अच्छे से मेहनत करिए, कोई डाउट अगर किसी को हो किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझे मैसेज करिए बच्चों। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो 12th के हों, पुराने 12th के बच्चे हों, राइट, या रिपीटर के हों, रिपीटर में ऑर्गेनिक बैच के हों, या हमारे रेगुलर रिपीटर के बच्चे हों,
और अब तक अगर उन्हें ये नहीं पता चला है कि वीडी सर ने वीडी कैप्सूल स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए ताकि अगर ऐसा ना हो कि कहीं उसे पता ना चल पाए और बाद में उसको लगे उसका नुकसान हो जाए, बाद में उसे पता चला यार वीडी सर ने तो कैप्सूल दिया ही नहीं, कैप्सूल के बारे में बताया ही नहीं, कैप्सूल पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप उसे प्लीज बता दीजिएगा, उसका नुकसान ना होने पाए। हालांकि मैंने मैसेज कराया बट सब बच्चों को मैसेज नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, इसलिए आज आप प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।